हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूं कि मेरे चैनल पे जो खामियां थी वो मैं आज भरने जा रहा हूं, है ना। तो जैसे साइंस के वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे प्रेजेंट है, बट उनमें क्वालिटी नहीं थी। टीचिंग क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसी उसमें थी वैसी इसमें भी रहेगी। अब आप उसे अच्छा कहें या बुरा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ स्क्रीन क्वालिटी की, कि मैंने स्क्रीन पे पढ़ाया था और साथ ही में मैंने सिर्फ थ्योरी आपको बताई थी, न्यूमेरिकल्स नहीं कराए थे वीडियो में, है ना। तो जिसकी वजह से हो सकता है आपको परेशानी आ रही हो, डोंट वरी। अब की बार मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ साइंस, आपको जैसे थ्योरी बताऊंगा, क्वेश्चन करेंगे, फिर पास्ट ईयर में कुछ क्वेश्चन आया रहेगा उसको कर लेंगे, मेरे स्कूल में कुछ प्रीलियम में आया रहेगा उसको कर लेंगे, ठीक है। मतलब एकदम अच्छे से हम लोग करने वाले हैं। खैर ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज स्क्रीन पे था तो सब कुछ लिखा रहता था, बस अंडरलाइन करके बताना रहता था, यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी कोशिश करेंगे 1 घंटे से ज्यादा ना जाए, वैसे उसमें भी 1 ही घंटा जाता था। तो और भी कोई अगर खामी है मेरे चैनल पे तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपके ये सब्जेक्ट के वीडियोस में ये प्रॉब्लम है, तो मैं उनको दूर करता हूँ। जैसे हीट चैप्टर जो है साइंस में, ठीक है, उसमें साउंड क्वालिटी बेस्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचिंग भी ठीक ठाक है, बस उसमें स्क्रीन सही से नहीं आया है, ठीक है, छोटा हो गया है। ऐसी ज्योग्राफी के ह्यूमन सेटलमेंट में हुआ। इवेंचुअली मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को अलग सिस्टम में करके रखा था और उसमें उसको रिकॉर्ड कर लिया, पोर्ट्रेट लैंडस्केप जानते होंगे शायद आप। तो इसके वजह से वो प्रॉब्लम आई, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम सब दूर हो जाए, इसीलिए मैं बहुत ही ध्यान रख के रिकॉर्डिंग करता हूँ ये सब, ठीक है। तो साइंस की जितनी भी खामियां सब भर जाएंगी, कोशिश करेंगे। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिनको मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ाऊंगा, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है वो ही रहेंगे ज्यादातर साइंस 2 के, ठीक है। आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि साइंस 2 में देखो ज्यादातर आपको रीड करना रहता है, रीड करके आपको समझाना रहता है। तो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में रीड लिखा रहेगा, आप रीड करके मैं वहां पे समझाया हूँ स्क्रीन पे, बढ़िया है वो, ठीक है। जैसे सेल बायोलॉजी हो गया, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ये सब शायद नहीं बताऊंगा, ठीक है। फाइलम वगैरह भी कोई चांस नहीं है। बट जो साइंस 1 है उसका मैं कोशिश करूंगा कि 10 में से 9 चैप्टर का वीडियो बनाऊं, 10वां चैप्टर शायद नहीं बनाऊंगा, ठीक है। लीव इट, छोड़ो। अभी हम लोग जो कर रहे हैं उसको देखते हैं। 2 मिनट बोल बच्चन में चला गया। ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके आगे के नजरिए से, ठीक है। 11th 12th में जब आप जाएंगे, एंट्रेंस की प्रिपरेशन करेंगे, तो वहाँ पे ग्रेविटेशन चैप्टर काफी काम आने वाला है। इसलिए इसका बेसिक आप अभी से क्लियर रखें। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं मुझे न्यूमेरिकल नहीं आते, मुझे प्रॉब्लम होती है। लीव इट, आज हम लोग सब कुछ करके देख लेंगे। और एक बार आपने अगर ये वीडियो पूरा देख लिया ना, फिर मुझे कहिएगा कि आपको 10% भी नहीं समझा। अगर आपने इस वीडियो से 10% भी समझा ना, तो आगे का 90% आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो श्री न्यूटन का नाम लेके हम लोग शुरू करते हैं। उनका पूरा नाम था सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। तो सबसे पहले हुआ क्या कि वो ऐसे ही एक जगह बैठे थे। सपोज ये न्यूटन है, मेरी ड्राइंग ज्यादा ठीक नहीं है, जीनी जैसे लग रहे हैं न्यूटन, कैसा बनाया है टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे सेब था, सेब गिर रहा है, ठीक है। तो ये अर्थ है, ये मून है। चलिए, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ आखिर हो क्या है। ये आपका ट्री है, ठीक है। पेड़ से सबसे पहले न्यूटन ऐसे ही बैठे थे, चाय टोस्ट खा रहे थे। यूनिवर्सिटी में ब्रेक मिला था तो चाय टोस्ट खा रहे थे बैठ के। तभी उन्होंने, उनके सर पे एक एप्पल गिरा, ठीक है। पेड़ गिर जाता तो कितना अच्छा रहता है। न्यूटन ही खत्म, चीजें ही सब खत्म हो जाती है। पेड़ नहीं गिरा पर एप्पल गिरा, इतनी कृपा थी ऊपर वाले की। तो इनके ऊपर एप्पल गिरा तो इनके मन में 3 सवाल आए। पहला सवाल, व्हाई डज एप्पल फॉल, मतलब एप्पल गिरा क्यों। फिर दूसरा सवाल आया कि वर्टिकली क्यों गिरा, मतलब सीधे सीधे क्यों गिरा, ठीक है। आप होते तो बोलते यार उल्टा सीधा गिरेगा क्या, ऐसे ही गिरता तो ऐसे ही गिरेगा, है ना। लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक कारण है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप नोटिस तो करते हो, सोचते भी हो, फिर बोलते अरे ऐसा होता है तो ऐसा ही हो रहा है ना। जैसे आपको अभी रिकॉर्डिंग मिल रही है, आप सोचोगे रिकॉर्डिंग मेरे तक कैसे आई, फिर आपके मन में आएगा उन्होंने अपलोड किया। कैसे बनाया? कैमरा से। कैमरा कैसे काम करता है, उसमें कुछ सेंसर्स वगैरह होते हैं जिनसे पिक आती है ना। तो आप लोग ज्यादा डीप में जाएंगे तब समझ में आएगा। पंखा चल रहा है, ये ऐसे ही चलता है ना। आपसे कोई पूछेगा पंखा ऐसे ऐसे क्यों चलता है, ऐसे ऐसे क्यों नहीं, तो आप बोलोगे अरे ऐसे ही चलता है ना। तो वैसे इनका मन में भी सवाल है कि सिर्फ नीचे डायरेक्टली क्यों गिरा, ऐसे क्यों गिरा, ऐसे 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 उड़ के स्विमिंग करते हुए क्यों नहीं गिरा। तो ऐसे सवाल आपके मन में अगर आते हैं, ठीक है, तो अगले न्यूटन कोई भी हो सकता है चीज। तो इनके मन में 2 सवाल आया कि सेब गिरा तो क्यों गिरा और वर्टिकली ही क्यों गिरा, ठीक है। ये 2 सवाल आया, और कोई सवाल था नहीं था। इनके मन में ये 2 सवाल आया और इन्होंने बोला सेब ऐसे हॉरिजॉन्टली फ्लाई करके ऐसा क्यों नहीं गिरता है। तो इन दोनों सवाल का जवाब, पहले सवाल का जवाब था ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। आप पूछते होगे कि ग्रेविटेशन क्या है, तो ग्रेविटेशन इज अ फोर्स विच
अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स। ग्रेविटेशन एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। जैसे मैं कैमरे को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मतलब मोबाइल को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, बोर्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मार्कर इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, हर कोई एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ग्रेविटेशन इज अ फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। आज तक तो लोगों को यही नहीं समझ में आता है कि ग्रेविटेशन है क्या, तो आज समझ जाओ ग्रेविटेशन एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। आई शुड से अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एवरी मैसिव। मैसिव मतलब जिसके पास मास है, ठीक है, जिसके पास मास है उसी को अट्रैक्ट करेगा ना, आत्मा को थोड़ी ना अट्रैक्ट करेगा। लीव इट। तो पहले सवाल का जवाब तो इनको मिल गया, ग्रेविटेशन फोर्स है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है। मून ने अर्थ पे ग्रेविटेशन फोर्स लगाया, अर्थ ने मून पे लगाया, तो जिसकी वजह से सेब अर्थ पे गिरा, अर्थ वर्टिकली क्यों गिरा। दूसरा सवाल आया, तो दूसरे सवाल का जवाब है क्योंकि अट्रैक्शन अकर्स फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, ठीक है, अट्रैक्शन सेंटर से लेके सेंटर तक होता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट सीधे गिरता है। जैसे ये मार्कर है, अगर इसका अट्रैक्शन यहाँ से होता, अगर इसका अट्रैक्शन यहाँ से होता तो ये ऑब्जेक्ट कैसे गिरता, ऐसे 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 घूमते घूमते गिरता, लेकिन इसका अट्रैक्शन कहाँ है, सेंटर से है, तो इसीलिए इसको चाहे जैसे गिरा दो सेंटर थोड़ी ना चेंज होगा। जैसे आपके पास एक सर्कल, इसका सेंटर यहाँ है, सर्कल को ऐसे कर दो ऐसे कर दो ऐसे कर दो, सेंटर तो वही रहेगा, है ना, उसको एक्सपांड नहीं कर रहे हो, उसको मतलब घुमा घुमा रहे हो, सेंटर तो वही रहेगा। स्टीयरिंग व्हील आप ऐसे ऐसे घुमा डालो, बट हॉर्न वाला तो वही रहेगा, सेंटर में ही रहेगा, तो इसका सेंटर थोड़ी ना चेंज होने वाला है, सेंटर ऑफ मास तो इसका यहीं पे है, ठीक है। तो इसका अट्रैक्शन कहाँ से होता है, सेंटर से लेके सेंटर तक का होता है। अर्थ का सेंटर एप्पल के सेंटर को अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए अट्रैक्शन वर्टिकली होता है, सीधा सीधा होता है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सपोज ऐसा अट्रैक्ट करता तो ये ऐसा जाता फिर ऐसा आता, है ना, ऐसा जाता फिर ऐसा आता, तो ये हम लोगों को हॉरिजॉन्टली नहीं फ्लाई होता, इसलिए क्योंकि अट्रैक्शन कहाँ से होता है, सेंटर से लेके सेंटर तक। ये दो जवाब मिल गए न्यूटन को उसके बाद, और बहुत बड़ी डिस्कवरी हो गई। ग्रेविटेशन एक महा चैप्टर बन गया, महा चीज बन गई, महा थियोरी बन गई, जिसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखे गए, चैप्टर्स लिखे गए, ठीक है। तो लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, हम लोग उतना आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद न्यूटन के मन में तीसरा सवाल आया कि अगर सेब अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ सेब को अट्रैक्ट कर रहा है, मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ मून अट्रैक्ट को कर रहा है, तो क्या बाकी सारे प्लैनेट्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते होंगे, करते होंगे क्या, बिल्कुल करते हैं। मैंने बोला ना, ग्रेविटेशन इज अ फोर्स विच अट्रैक्ट्स एवरी मैसिव ऑब्जेक्ट। अगर उस प्लेनेट के पास मास है तो यस, और कोई प्लेनेट ऐसा होगा ही नहीं जिसके पास मास ना हो, ठीक है। तो ग्रेविटेशन हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है जिसके पास मास होता है। इसका जवाब उन्होंने यस दिया, ठीक है। क्या वो सन पे सन को भी अट्रैक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो आप बोलोगे सन हमारे ऊपर क्यों नहीं गिर जाता, क्योंकि अर्थ जितना फोर्स लगा रहा है उतना फोर्स सन भी लगा रहा है, ठीक है। जैसे मून जितना फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा था उतनी ही फोर्स से अर्थ भी उसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए इक्वल होके वो एक दूसरे की ओर नहीं खींच रहे, ठीक है, ऐसा होता है। या फिर आप लोग ये भी सोचते हो कि हम लोग क्यों नहीं अट्रैक्ट होते, तो आप लोग इसका दो कारण समझ सकते हो। एक कारण ये कि मैं जितना फोर्स लगा रहा हूँ उतना ही फोर्स सामने वाला भी लगा रहा है। दूसरा कारण क्या, कि अर्थ का मास हम लोगों के मास से कहीं गुना ज्यादा है, इसलिए उसकी फोर्स के आगे हम नहीं कूद पाते, है ना। जैसे अभी दो लोगों में लड़ाई हो रही है, यहाँ पे दो लोग हैं, ये मैं हूँ और ये भी मैं हूँ, मिरर से ये आया है और मैं असली हूँ, ठीक है, ये मिरर का है। अब हम दोनों में लड़ाई हो रही है। सपोज पीछे से आके किसी बड़े ने मुझे पकड़ लिया, अब मैं उसको मार पाऊंगा क्या, वो मुझे खींच रहे, मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूँ बट नहीं जा पाऊंगा। तो मतलब अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि वो हमारे ऊपर इतना फोर्स लगा रहा है कि हम सामने वाले के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, वो असर ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दोनों कारण आप लोग समझ सकते हो, एक इक्वल फोर्स और दूसरा अर्थ का मास हमारे मास से कहीं गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना ज्यादा है। अर्थ का मास कितना है, 6 × 10⁻²4। आपका मास कितना है, 40 kg। बोलो कौन ज्यादा है, मतलब अर्थ का मास 10⁻23 टाइम्स आपसे ज्यादा है। सोचो सोचो कितना ज्यादा है आपका, है ना, कितना ज्यादा है अर्थ का मास। तो वो आपको इतने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है कि आप फोर्स लगा रहे हो बट कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का ग्रेविटेशन वाला पार्ट। नेक्स्ट आता है फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन होता क्या है, इवेंचुअली फोर्स क्या है। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी चीज का डायरेक्शन बदल देती है, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाते रहना। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी है ना, हाँ, which changes speed as well as direction। मतलब ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, स्पीड, डायरेक्शन सब कुछ चेंज कर सकती है, ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं फोर्स, ठीक है। जैसे मैंने ये मार्कर को ऐसे उड़ाया और ये मैंने मारा,
ठीक है। मार्कर को आप लोग रिव्यू करिए, जैसे ये मैंने मार्कर को उड़ाया, ये मैंने इसको मारा, तो यहाँ पे हुआ क्या, मैंने मार्कर को सीधा उड़ाया, डायरेक्शन इसका ऊपर की तरफ था, स्पीड कितनी थी, सपोज 5 मीटर पर सेकंड ऐसी ऊपर जा रही थी। बट मैंने जब ऐसे हाथ मारा, ठीक है, एक बार फिर से स्लो मोशन में देखिए, जब मैंने मार्कर को उड़ाया उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, जब मैंने हाथ मारा, ठीक है, तो हाथ से मारने की वजह से उसकी पहले तो स्पीड बदल गई, काफी जोरों से वो जाके बोर्ड पे लगा, और दूसरी बात उसका डायरेक्शन बदल गया, सीधा जा रहा था ऐसे चला गया, ठीक है। तो फोर्स वो क्वांटिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बदल सकती है, मोशन बदल सकती है, स्पीड बदल सकती है, वेलोसिटी बदल सकती है। अब बात आती है मोशन क्या होता है, ठीक है। इसी बात पे हम लोग मोशन भी सीख ही लेते हैं, आखिर मोशन क्या होता है। सो व्हाट इज मोशन? मोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इवेंचुअली ये डेफिनेशन आधी है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट है उसको हम लोग मोशन बोलते हैं। क्या आप मूव कर रहे हो? क्या मैं मूव कर रहा हूँ? आप बोलोगे मैं मूव कर रहा हूँ, मैं तो सीधा बैठा हूँ। नहीं, हर कोई मूव कर रहा है। इसके लिए हमें एक फ्रेम चाहिए, एक फ्रेम चाहिए, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, जहां से हम लोग देख सके कि सामने वाला मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। सपोज आप ट्रेन में बैठे हो, अब मैं देखूंगा आपको तो बोलूंगा आप तो मूव कर रहे हो, आप देखोगे सामने वाले को, आप बोलोगे मैं कहाँ मूव कर रहा हूँ, हम लोग तो बैठे हैं। बट बाहर से मैं देख रहा हूँ तो आप लोग मूव कर रहे हो, है ना। फ्रेम मतलब समझ सकते हो, नजरिया। जैसे मैं अभी आपको देख रहा हूँ तो ट्रेन में बैठे हो, आप मूव कर रहे हो। अगर मेरे फ्रेम से देखोगे तो आप मोशन में हो, अपने फ्रेम से देखोगे तो सामने वाला मोशन में नहीं, ठीक है। तो ये फ्रेम हमें जरूरी रहता है, तो इसलिए मोशन में इसकी जरूरत पड़ती है। मोशन वाला टॉपिक भी था। और जैसे अभी अर्थ रोटेट कर रहा है, अर्थ अगर मोशन में है वो तो हमेशा ही मोशन में रहता है, मतलब हम लोग भी मोशन में है ना। बट आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूंगा तो मैं मोशन में नहीं हूँ। बट आप अगर मून पे जाके मुझे देखोगे वहां से ऐसा दूरबीन से जूम करके, तो आप बोलोगे हाँ आप मोशन में हो। तो एक फ्रेम की जरूरत रहती है डिफाइन करने के लिए कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, आप बस में हो, आप सामने वाले को देखोगे अपने से तो बोलोगे मूव नहीं कर रहा है। बाहर जाके सामने वाले को देखोगे तो बोला अरे बस से जा रहा है, मूव कर रहा है। तो इसलिए फ्रेम चाहिए रहता है ना। तो कभी भी हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते एक ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है या नहीं है बिना किसी फ्रेम के, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। देखो कमेंट मत करना कि ये चीज रेड्यूस है, ये चीज रेड्यूस है, मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ये अगले साल भी स्टूडेंट्स को काम में आएगा। अगला हम लोग समझते हैं सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको बढ़िया से समझ लीजिए। तो लोग सर्कुलर मोशन देखते एकदम डर जाते, बोलते हैं अरे सर्कुलर मोशन क्या, अरे है कुछ नहीं। सर्कुलर मोशन का सीधा सीधा मतलब होता है कि भाई मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ। जब भी आप लोग किसी सर्कुलर पाथ में मोशन करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सपोज ये ग्राउंड है, आप लोग यहाँ से दौड़ लगा रहे हो, ठीक है, सर ने आपको पनिशमेंट दी है कि ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने हैं, तो आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो। आप ऐसे ऐसे घूम रहे हो तो भी आप लोग सर्कुलर मोशन कर रहे हो, ठीक है। अब ज्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, इसको सर्कुलर मोशन करते हैं जब हम लोग सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। अब एक अगर वर्ड ज्वाइन हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल दिया, ये सीएम मतलब सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल दिया तो मतलब मोशन इन अ सर्कुलर पाथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब इक्वल डिस्टेंस आप कवर करते हो सर्कुलर मोशन करते हुए, तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब सेम। अभी जो मैंने बताया वो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये यूनिफॉर्म है। कैसे? सपोज आप ग्राउंड का एक चक्कर मारते हो 10 सेकंड में, दूसरा चक्कर भी मारते हो 10 सेकंड में, तीसरा चक्कर भी मारते हो 10 सेकंड में। सो दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। अब जब भी सर्कुलर मोशन आता है तो दो फोर्सेस हमारे साथ ज्वाइन हो जाती है, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल है आपको, सेंट्रीफ्यूगल नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोग गाड़ी वाड़ी में कभी बैठे होगे बैठे ही होगे ऑफ कोर्स। तो जब कार टर्न लेती है, सपोज ये पाथ है आपका, कार यहाँ से जा रही है, सपोज कार ने यहाँ से टर्न लिया और आप गेट वाली साइड पे बैठे हो, तो ऐसा लगता है आप बाहर की तरफ खींच रहे हो, बाहर की तरफ खींच रहे हो, गेट नहीं खुला होता तो आप लोग बाहर गिर जाते, है ना। तो आपको आपके ऊपर एक फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स है वो? सपोज ऑब्जेक्ट अब इस तरफ टर्न हो रहा है, मतलब कार इस तरफ टर्न हो रही है, तो आपको ऐसा झटका लगेगा, है ना। कार जब वहां तो यहाँ, कार वहां तो यहाँ, मतलब अवे, मतलब वहां से आप दूर जा रहे हो, ठीक है। जैसे आप मौत का कुआं देख लो तो वो सब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आप घुमाओ ऐसा, किसी ऑब्जेक्ट को आप घुमाओ ऐसा, एक बार घुमाओगे थोड़ा सा फोर्स लगेगा, है ना। मतलब जैसे आप 1 किलो की ईंट बांध लो काफी भारी रस्सी से और एक बार उसको घुमाओ, काफी ताकत लगेगी। लेकिन जब 2-3 बार घुमा लोगे ना तो वो अपने आप घूमते रहेगा, आप बस ऐसा 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 स्विंग करते रहना, धीरे धीरे से, धीरे धीरे लगाओगे तो भी वो घूमता रहेगा। तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई इक्वल फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स है वो, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल यही होते हैं हम लोगों के। मैं आपको सेंट्रीपिटल का बताता हूँ। सेंट्रीपिटल क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब वो फोर्स जो सेंटर की ओर लगता है। अभी जो मैंने कार वाला एग्जांपल दिया वो किसके लिए? सेंट्रीफ्यूगल के लिए, मतलब आप दूर भाग रहे हो,
ठीक है। तो जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका नाम ही ऐसा है ना, उसको सेंट्रम पेट्री बोलते थे ग्रीक वाले जब इसका इन्वेंशन हुआ था। तो सेंट्रम मतलब सेंटर, पेट्री मतलब टू सीक, ठीक है, मतलब सेंटर को ढूंढता हुआ, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स नाम लग दिया गया हम लोगों को इंग्लिश में। इसका डेफिनेशन क्या है, अ फोर्स that acts on any object moving along a circle and directed towards the circle, directed towards the center is called centripetal force। जैसे आपको यहाँ पे स्टोन का एग्जांपल दिया है, जैसे आप स्टोन को घुमाओ, ठीक है, तो स्टोन दूर भाग रहा है, मतलब आप ऐसा घुमा रहे हो, अगर यहाँ से स्ट्रिंग कट करोगे ऊपर चला जाएगा, यहाँ से स्ट्रिंग कट करोगे ऐसा चला जाएगा, तो वो टेंजेंट बना रहा है। सपोज ये आप घुमा रहे हो तो ऐसा कट करोगे तो यहाँ ऐसा चला जाएगा, ऐसा कट करोगे तो यहाँ चला जाएगा, ऐसा कट करोगे तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो टेंजेंट बना रहा है, मतलब उसका फोर्स के साथ जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का रहता है। एज यू नो, टेंजेंट थ्योरम आपको मालूम होगा, ठीक है, 3.1 का वीडियो देख लेना अगर नहीं मालूम है तो वो फोर्स जो सेंटर की ओर लगती है, वो स्टोन सेंटर की ओर जाना चाहता है, ठीक है, तो वो फोर्स कहाँ लग रही है, सेंटर की ओर लग रही है। जब आप स्टोन को घुमा रहे हो तो उसकी फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सर्कुलर पाथ में जब भी कोई सर्कुलर मोशन करता है और उसका जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ लगे तो उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। या फिर सर्कुलर मोशन करते समय जब कोई ऑब्जेक्ट दूर की तरफ भागे तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे मौत का कुआं इज द बेस्ट एग्जांपल। यहाँ पे ऐसी कार घूम रही है, कार घूमती है ना, थोड़ी ऊपर की तरफ घूमती रहेगी, वो नीचे नहीं गिरेगी, ऊपर ही घूमती रहेगी, ठीक है। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपर लगता है जिसकी वजह से वो प्रॉपरली ऐसा घूम पाती है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सेंटर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल मतलब सेंटर से दूर। अभी के लिए आप इतना समझ के रखो, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं प्लैनेटरी मोशन और केपलर्स लॉज। चलिए, तो केपलर के जितने भी लॉज हैं सबके सब बेस्ड है प्लैनेटरी मोशन पे। प्लैनेटरी मोशन बोले तो मोशन ऑफ अ प्लैनेट, सीधी बात है, क्यों इतना ज्यादा उसको कॉम्प्लेक्स बनाते हो। प्लैनेट अपना जो भी मोशन करते हो उसको हम बोलते हैं प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। तो केपलर के लॉज आखिर थे क्या, उससे पहले आपको 3 चीजें समझनी पड़ेगी। देखो, एलिप्स क्या होता है, एलिप्स मतलब आप लोग एक लाइक बोल सकते हो, ये हम लोगों का कुछ ऐसा रहता है, ठीक है, टोटली सर्क्यूलर नहीं होता है, ऐसा होता है, ठीक है, इसको हम लोग एलिप्स बोलते हैं। अभी समझ लो, नेक्स्ट ईयर आपको कोनिक सेक्शन चैप्टर जब है मैथमेटिक्स में, वहां पे आपको डिटेल में ये सब समझाया जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम बना के अच्छे से समझाया गया है, डू यू नो करके, ठीक है। तो उसमें जब एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल को हम लोग अगर ऐसा कट करेंगे तो उसमें जो सर्कुलर पाथ मिलेगा वो एक एलिप्स रहेगा। सीधा सीधा कट करेंगे तो उसमें जो सर्कुलर पाथ मिलेगा वो हमें सर्कल रहेगा, ठीक है। ट्राइंगल क्या कहा मैंने, ट्राइंगल कहा, कोन है ये, कोन, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ट्राइंगल नहीं, ये कोन है। कोन को अगर हम लोग ऐसा कट करेंगे, ऐसा, तो वहां से हमें जो पार्ट मिलेगा वो ये एलिप्स जैसा रहेगा। और अगर हम लोग सीधा सीधा कट करेंगे तो वो सर्कल रहेगा। वैसे ये भी सर्कल जैसा लग नहीं रहा है, मान जाओ फिर भी। तो ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, ठीक है। मतलब जो प्लैनेट का ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं है, एलिप्टिकल है, ठीक है। सन के साथ वो एलिप्टिकल है, ऐसा है, ठीक है, अंडेकार जैसा, विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। फोकाई मतलब फोकस बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट का मतलब क्या है कि कोई सच में लाइन नहीं ज्वाइन कर रही है उनको। देखो यहाँ पे आपको डायग्राम देकर समझाया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पूरा बढ़िया डायग्राम से बताया गया सेकंड लॉ, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट मतलब ये लाइन आपको बताई गई। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सन इक्वल एरिया कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब ये कौन सा मोशन करता है, यूनिफॉर्म मोशन, है ना। अगर वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर कर रहा है तो नेक्स्ट 1 मिनट में भी वो 1 किलोमीटर ही करेगा, यही बोलता है सेकंड लॉ। थर्ड लॉ बोलता है स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन को टी से डिनोट करते हैं। स्क्वायर मतलब इस पे स्क्वायर आएगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये, ठीक है, 1 अपॉन करके। अभी देखेंगे इनवर्सली भी। मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। मीन डिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्यूब मतलब इस पे क्यूब आ जाएगा। और हम लोग बचपन से जानते हैं कि अगर हम लोग कांस्टेंट को हटा के इक्वल लगाएंगे तो एक के लगता है, ठीक है। तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी के, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग याद रखना, आगे एक डेरिवेशन में काम आएगा।
तो आप लोगों को इसे रटना नहीं है, सीधा देखो, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लेनेट फ्रॉम द सन। कहाँ रखना पड़ा, सिंबल देखो तुरंत याद आ जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन याद कर लो तो ये डायरेक्टली बोल पाओगे। इसमें क्या है, ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, कुछ भी नहीं, इजीली बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये केपलर के 3 लॉज थे जिन्हें आप लोग अच्छे से पढ़ लें। 2020 में ये तीनों लॉज पूछे गए थे, डायग्राम दिया था और बोला था केपलर का लॉ पूछो, ठीक है, ये वाला डायग्राम दे दिया था। सो आई हैव गिवन द आंसर, 3 मार्क्स का आया था, बहुत ही बड़ा फायदा हुआ था इससे, है ना। इजी क्वेश्चन है, तुरंत लिखो ले जाओ मार्क्स, है ना, रटने वाला क्वेश्चन था ये, इसीलिए लॉ वगैरह आप लोग अच्छे से याद रखा करो, ठीक है। इसको याद कर लिया तो ये हो गया, ये तो चिंदी है, यूनिफॉर्म मोशन है, तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद हम लोग अब करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या लॉ दिया, मतलब पब्लिक को तो पहले से मतलब लोगों को तो पहले से ही मालूम था कि अट्रैक्शन होता है, फोर्स होती है ग्रेविटेशन फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, बट कौन से बेसिस पर अट्रैक्ट करती है, किस पर डिपेंड करती है, वो नहीं पता था किसी को। तो न्यूटन ने ही कहा कि जो अट्रैक्शन होता है वो मास के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। तो मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के। फिर उन्होंने बोला डिस्टेंस का कुछ मैटर नहीं होता है क्या। तो न्यूटन ने सोचा कि भैया डिस्टेंस ज्यादा रहेगी तो अट्रैक्शन कम होगा, डिस्टेंस कम रहेगी तो तुरंत अट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे एक मैग्नेट लो एग्जाम्पल के लिए, हाँ इसमें नहीं उसका कुछ काम है, अगर उसको पास में रखोगे तुरंत अट्रैक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा दूर रखोगे तो अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, होगा लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि दूर है। तो इसीलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। अब डायरेक्टली इनवर्सली का मतलब मत पूछ लेना, पूछ लिया अरे इतना नहीं मालूम है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी भी बढ़ेगी। जैसे 1 लीटर पेट्रोल ले रहे हो 60 रुपए का, तो 2 लीटर के लिए 120 हो जाएगा, ठीक है, दाम ज्यादा है 60 समझ लो। इनवर्सली का मतलब होता है अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी घटेगी। जैसे 4 लोग 6 दिन में घर बना रहे हैं, मैं 8 लोग लगा दूं तो वो 3 दिन में बना देंगे, है ना, दैट्स कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें, क्योंकि ये भी F है ये भी F है, अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो ये हो जाएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब लोगों ने बोला मतलब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, कांस्टेंट हटाओ, सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी हटाओ और एक कांस्टेंट लगाओ। तो F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ गया G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। व्हाट इज G? G क्या है? G है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको कुछ लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट भी आप लोग बोल सकते हो। यूनिवर्सल मतलब हर जगह इसकी वैल्यू वही होगी। इसको फाइंड किससे किया गया? लेबोरेटरी मेथड से, ठीक है, मतलब इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट से इसको फाइंड किया गया, ठीक है। तो आप लोग सोचते होगे यार प्रोपोर्शनैलिटी हटा दे तो कांस्टेंट क्यों लगाना पड़ता है, ये सवाल आता होगा आपके मन में। नहीं आता था, अब आया होगा, है ना, आप क्यूरियोसिटी हुई होगी कि काश पता चल जाए, बता दे तो। देखो सपोज लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, ठीक है, मतलब 1 लीटर का जितना। तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो पेट्रोल के लीटर्स भी ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो सपोज 1 लीटर पेट्रोल का 60 रुपया लग रहा है, 2 लीटर पेट्रोल का 120 रुपया लग रहा है, 3 लीटर पेट्रोल का 180 रुपया लग रहा है। अब मुझे अगर इसको इक्वल लिखना है तो मैं 3 इज इक्वल टू 180 लिखूंगा, तो ये करेक्ट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 3 180 का इक्वल थोड़ी ना होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे K यूज कर दूंगा और K को बोलूंगा रेट कांस्टेंट, मतलब किस रेट से वो प्रोपोर्शनल है, क्या वो रेट ज्यादा है, क्या वो रेट कम है, ठीक है, ऐसा होता है। आप लोग इसको अच्छे अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि मैनेजर की एक इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री में एक वर्कर्स काम करते हैं। अब वर्कर्स की जितनी ज्यादा पगार बढ़ेगी उतनी ज्यादा मैनेजर की भी पगार बढ़ेगी, दोनों प्रोपोर्शनल है। सपोज मैनेजर की स्टार्टिंग पगार है 20,000, वर्कर की है 10,000। अब वर्कर से ज्यादा मैनेजर से ज्यादा थोड़ी ना होगा वर्कर का। इनका हो गया 30,000, इनका हो गया 20,000, इनका हो गया 40,000, इनका हो गया 30,000। तो अगर मैं कांस्टेंट हटा के इक्वल लिखना चाहूँ तो ये इक्वल थोड़ी ना होंगे। सो वी नीड अ कांस्टेंट जो डिफाइन करेगा कि किस रेट से वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वो सब छोड़ो, आते हैं हम लोग वापिस। जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको हम लोग बोलते हैं। उल्टा लिख दिया मैंने, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11,
ठीक है, अब बोलोगे इसकी यूनिट कैसे पता करें। यूनिट पता करने के लिए इसको हम लोग यही रहने देते, सबको वहां भेज देते, तो ये हो जाएगा FR² अपॉन M1 M2, ठीक है, इज इक्वल टू G। क्या किया हम लोगों ने, इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, G को वहीं रहने दिया। F का यूनिट न्यूटन, R² मतलब डिस्टेंस है वो, तो मीटर, मीटर स्क्वायर, अपॉन M1 M2 मतलब किलो, किलो 2 किलो मतलब किलोग्राम स्क्वायर, तो इसका यूनिट होता है nm² पर kg स्क्वायर। ऐसे हम लोग यूनिट पता करते हैं। ये 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये वैल्यू फाइंड की थी हेनरी कैवेंडिश ने, बहुत मेहनत की थी इन्होंने ये वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इस तरीके से बन गया हम लोगों का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और वो कहता है दो ऑब्जेक्ट ऐसे ही अट्रैक्ट होते हैं। सपोज आपको लिखने के लिए आया तो आप लोग पहले बोलोगे द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो इक्वेशन 1 करके ये लिखोगे, इक्वेशन 2 करके ये लिखोगे, और यहाँ लिख दोगे फ्रॉम 1 and 2। और जब रेट कांस्टेंट हटाओगे, सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे, तो एक कांस्टेंट लगेगा जी को भी लिखोगे वेयर जी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी व्हिच इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट हैज अ वैल्यू ऑफ 6.67 into 10⁻⁻11 nm² per kg स्क्वायर। इतना काफी है 2 नंबर के लिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर कर लेते कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए इनके ऊपर हम आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो हम लोग एग्जांपल्स भी करेंगे, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये साइंस है तो इसमें बिना न्यूमेरिकल के मजा नहीं आता है ना। तो आप लोगों के पास क्या पता आप थोड़ी एनर्जी आई हो। इसमें बोला महेंद्र और विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी विराट कोहली थोड़ी सी डिस्टेंस पर बैठे हैं और वो डिस्टेंस है 1 मीटर की, डिस्टेंस है 1 मीटर की। याद रखो SI यूनिट में हमेशा कन्वर्ट करना, 1 किलोमीटर तो उसको मीटर करना, किलोग्राम है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मास ऑफ MS धोनी दिया है 75 kg और विराट कोहली का मास दिया है, विराट का मास दिया है यहाँ पे 80 kg। ठीक है, तो आपको पता करना है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो रहा होगा। ठीक है, तो फॉर्मूले में रखो, वैल्यू आ जाएगी, ये आपका R है, इसको कभी कभी D भी बोलते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, G की वैल्यू आपको याद रखनी है 6.673 होता है इंटू 10⁻⁻11, 3 नहीं लिखते हम लोग, चलेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। एक्सरसाइज के भी न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, ये एग्जांपल है आपकी टेक्स्ट बुक में। न्यूटन के लॉ के हिसाब से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हटाओ सब, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास क्या है 75, दूसरे का मास 80, R कितना है 1, तो ये तो हो गया खत्म, है ना। 1 का स्क्वायर 1, तो वो क्या किसी को डिवाइड करेगा। अब इसी को कैलकुलेट कर लो। करते कैसे हैं हम लोग, क्या करेंगे, इंडाइसेस का लॉ लगाएंगे। देखो होता कैसे है, 6.67 10⁻⁻11, 75 को मैं लिख सकता हूँ 7.5 इंटू 10, 80 को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 10, 10 की पावर 1, 10 की पावर 1। अब हम लोगों को इंडाइसेस का लॉ पता है, अगर बेस सेम है और पावर AB है तो हम लोगों का बेस वही रहता है, A प्लस B हो जाता है। तो इधर बेस सेम है 10 10, पावर कितना है 1 1, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 1 कितना हो गया 2। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 6.67 इंटू 7.5 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 8 इंटू 10⁻²। अब यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, बेस सेम है। ऊपर पावर देखो -11 प्लस 2, अब की बार माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, तो -11 प्लस 2 ये आ जाएगा -9। तो 6.67, 8 इंटू 7.5 कितना होता है, 8 7 60 होता है। ठीक है, तो ये 60 हो गया। 60 को मैं फिर से लिख देता हूँ 6 इंटू 10। ठीक है, और ये कितना हो गया, -11 प्लस 2 हो गया 10⁻⁹। अब यहाँ भी देखो 1 आ गया, ठीक है, -9, यहाँ 1 आ गया, 1 और -9 -8 हो जाएगा। तो 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻8। अब 6 को क्या करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये इंडाइसेस का लॉ आपको इसके लिए पता रहना चाहिए, तभी आप लोगों को इजी पड़ेगा। 6 को इससे मल्टीप्लाई करो, देखो अप्रोक्सीमेशन यूज कर लिया करो अगर यहाँ पे ना हो। ठीक है, खैर वो भी अभी बताऊंगा। 6 7 42, 6 6 36, 6 6 36, तो वैल्यू क्या आ रही है 40.02 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग छोड़ सकते हो, गलत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग पॉइंट यहाँ लेकर जाते हो तो पावर 1 कम कर देना, जैसा आपकी टेक्स्ट बुक में किया गया है। 4.002 इंटू 10⁻⁻7। इंडाइसेस का लॉ अच्छे से जान लो, तभी आप लोग समझ पाओगे। हम लोग टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स करते हैं, इतनी फोर्स उनके बीच में लग रही है। ठीक है, हम लोग टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल करते हैं। और एग्जांपल है आपका, वो महेंद्र और अर्थ के बीच में अट्रैक्शन निकालना है, तो जस्ट मास आपको अर्थ का रख देना है। ठीक है, और अर्थ का रेडियस भी आई थिंक रखना होगा, हाँ रेडियस अर्थ का रखना होगा, दैट इज 6.4 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, अभी जो मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ उससे आपको वो आ जाएगा। इसमें F में बोला मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg, मास ऑफ मून इज 7.4 इंटू 10⁻22 kg।
डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। आप बोलोगे सब केजी में है, ये किलोमीटर में, मतलब गलती नहीं है, नहीं, एसआई यूनिट मीटर में होती है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है। तो 3.84 इंटू 10⁵, इसको मैं 1000 लिख सकता हूँ, 1000 को मैं 10⁵ लिख सकता हूँ, कि नहीं, 3 मतलब 3 जीरो। अब 10⁵, 10⁵ हो जाएंगे 10⁸। बात खत्म, ये होगी इनकी डिस्टेंस। अब हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। एफ का फॉर्मूला होता है G m1 अपॉन आर स्क्वायर। जी कितना है 6.67 इंटू 10⁻11। m1 कितना है 6 इंटू 10⁻24। m2 कितना है 7.4 इंटू 10⁻22। डी स्क्वायर करने से अच्छा मैं इसको 2 बार लिखता हूँ, वो भी तो स्क्वायर ही है। 3.84 इंटू 3.84, 10⁸ इंटू 10⁸। अब मैं 3.84 को 4 लिख देता हूँ, 6.67 को 7 लिख देता हूँ, 7.4 को भी 7 लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि डेसिमल में तो मल्टीप्लाई करने से अच्छा आप अप्रोक्सीमेशन यूज करो, ठीक है। 6.67 7, 7.4 हो गया 7, 6 तो 6 ही है। अब 10⁻11, 10⁻24 बेस सेम, तो मतलब -11 प्लस 24 ये हो जाएगा 13, और ये है 10⁻22। इसको मैं 4 ले लेता हूँ, तो 4 इंटू 4 ये हो जाएगा 10⁻16, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो पावर नीचे से ऊपर जाती है तो वो माइनस हो जाती है, तो 7 7 जा 49, या फिर आप लोग देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ना लगा के इसको 6.6 लेके भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि तब आंसर हो सकता है एक्यूरेट ना आए। फिर भी हम लोग इसी से करते, देखते हैं क्या होता है। 7 7 जा 49 इंटू 6 इंटू 10⁻13 इंटू 10⁻22 इंटू 10⁻16, नीचे है 16, ठीक है। तो 49 इंटू 6 इंटू 10⁻13, ये आ जाएगा 10⁻6, नीचे है 16, ठीक है। तो काटो इसको, 2 8 या 16, 2 3 या 6, इसको काटोगे तो 6.111 समथिंग आएगा, 6.125 ऐसा आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हम लोगों का 19 के करीब आएगा, ठीक है। तो 19 इंटू 10⁻19 रहेगा, तो इसको हम लोग 1.9 इंटू 10⁻19 लिखेंगे, ठीक है। अब 1.9 का अप्रोक्सीमेशन क्या होता है 2, तो 2 इंटू 10⁻20 भी लिख सकते हैं, है ना। एक पॉइंट अगर आपने पीछे लिया तो एक पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। डिटेल में देखो, ये डिवाइड करने पे आया था 6.125, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। आंसर कितना आ रहा है 18.375, ठीक है। आंसर कितना आ रहा है 18.37। इधर 13 और 6 हो गया 19। अब मैं एक पॉइंट पीछे जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻19 प्लस 1। एक पॉइंट पीछे गया तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा। अब 1.8 को मैं 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि इससे काफी करीब है, तो 2 इंटू 10⁻20 हो गया। ये हम लोगों की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होती है, ऐसे आता है इसका आंसर। आप एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, ठीक है, चलेगा वो। आप लोग अगर 1.8 इंटू ऐसा भी करके लोग छोड़ देते हो तो भी चलेगा, करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाला करते हैं। चलिए आज हम लोग पता करते हैं सन में कितना मास है ना। तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ का फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। डी भी बोलते हैं, आर भी बोलते हैं, उसको डिस्टेंस ही बोलते हैं, ठीक है, मतलब वही है। तो हमें m2 फाइंड करना है, तो हम लोग सबको उधर लेकर जाते हैं, तो ये हो जाएगा FD² अपॉन G m1 इज इक्वल टू m2। तो वैल्यू पुट करो, f कितना है 3.5 इंटू 10⁻22, डी कितना है 1.5 इंटू 10⁻11 स्क्वायर है, तो एक बार और लिखो, ठीक है। नीचे G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, m1 कितना है 6 इंटू 10⁻24 इज इक्वल टू m2। अब हम लोग अप्रोक्सीमेशन करते हैं, ठीक है। 1.5 हो जाएगा 2.25, तो 2.25 को मैं 2 लेता हूँ और इसको 4 बना देता हूँ, तो 4 इंटू 2। खैर उसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, देखो कैसे। 2.25 इंटू 3.5 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। 15 का स्क्वायर 225, तो 1.5 2.25। अब उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। 44 में से 13 गया तो बचेगा कितना, 44 में से 13 गया तो 31 बचेगा, है ना। तो 7.8 इंटू 31 और नीचे है 39.6, ठीक है। अब 39.6 को आप 40 लिख दो, 7.8 को 8 लिख दो, फिर उससे डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप लोग अगर ऐसे डिवाइड करोगे तो 7.8 को जब आप लोग 39.6 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो वैल्यू 0 पॉइंट में आएगी, ठीक है, वो आएगी 0.196 इंटू 10⁻31, या फिर आप कैलकुलेटर से करके देख लो क्या आता है। उसके बाद हम लोग पॉइंट को हमेशा फिजिक्स में एक नंबर के बाद रखते हैं, तो इसको एक आगे लेकर जाना पड़ेगा। हम लोग पीछे लेकर आए थे तो पावर ऐड किया था, अब एक आगे लेकर जा रहे तो पावर माइनस करेंगे, तो 1.96 इंटू 10⁻30 हो जाएगा मास ऑफ द सन,
ठीक है, आप लोग इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, 1.96 है उसके बहुत ही करीबी आएगा। इसको आप लोग 2 भी लिख सकते हो। अगर आप इसको 2 × 10⁻30 लिखते हो तो भी करेक्ट है, ठीक है, तो भी करेक्ट माना जाएगा। तो ये हम लोगों के न्यूमेरिकल्स हो गए। अब हम लोग थोड़ी और थ्योरी पढ़ते हैं, फिर कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। लोगों का रेड्यूस टॉपिक आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। रेड्यूस है बट मैं आपको बताता हूँ होता कैसे है, आप आगे जा सकते हैं स्किप करके, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r, अच्छे से याद कर लो। सपोज ये हम लोगों का ऑर्बिट है, यहाँ पे सन है और ये प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। इनकी डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं r, ठीक है। प्लेनेट कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। प्लेनेट कितना डिस्टेंस कवर करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। डिस्टेंस कितना कवर करता है प्लेनेट एक रेवोल्यूशन में, पूरा सर्कल कंप्लीट करता है। तो सर्कल के इस पार्ट को बोलते हैं सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो ये हो गया 2πr/t, ये हो गई वेलोसिटी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, mv²/r। m तो m है, v² की जगह मैं ये रख देता हूँ, तो 2πr/t, ये हो गया इसका स्क्वायर, नीचे तो r है ही है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई², r का स्क्वायर r², t का स्क्वायर t², और नीचे है r, ठीक है, ठीक है। हम लोगों को केपलर का लॉ मालूम है, t²/r³ क्या होता है, k होता है। उल्टा लिखो तो r³/t² हो जाएगा 1/k, है कि नहीं। तो यहाँ पे r³/t² बना सकता हूँ मैं, बिल्कुल बना सकता हूँ। अगर मैं r और r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 4m² r³/r² t²। अब इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, k, तो 4m² k/r²। अच्छा, अब 4 कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट, के तो कांस्टेंट है, मतलब सब कुछ कांस्टेंट है। तो सब कुछ कांस्टेंट है तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² लिख सकता हूँ, है कि नहीं। ये सबको हम लोगों ने मान लिया कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओ और कांस्टेंट हटा दो, इक्वल लिखेंगे तो ये सब कांस्टेंट लेकर आ जाएंगे। तो यही डेरिवेशन आपको दिया है, एक्सरसाइज में भी पूछा है, तो हो सकता है 3 मार्क्स का आपको अगले बोर्ड एग्जाम में पूछ ले। इस साल तो रेड्यूस है तो ऐसे होता है ये डेरिवेशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, और ग्रेविटी के बारे में अच्छी बातें जानते हैं। चलिए तो हम लोग सीखते हैं अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। अभी तो फोर्स देख लेते हैं पहले। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, हम लोग जानते हैं कहीं भी फोर्स लगता है तो वो फोर्स डिपेंड करता है 2 चीज पे, एक मास पे, एक एक्सेलरेशन पे, ठीक है। तो अगर फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन भी होगा, मास होगा तो फोर्स लगेगी, ठीक है। अगर मेरे पास मास नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगेगी, मास है तो फोर्स लग रही है, ठीक है, और उसके वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है। तो अर्थ के पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना एक्सेलरेशन से चीजों को खींच सकती है वो हमें अब देखना है। उससे पहले आप लोगों के मन में ये सवाल आते होंगे कि एप्पल तो गिर गया बट मून क्यों नहीं गिरा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, वो क्यों नहीं गिर जाती। तो इसका कारण ये है कि उन लोग अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहे हैं अपनी वेलोसिटी से। अगर उनके पास वेलोसिटी नहीं होगी, स्पीड नहीं होगी, तो वो नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। उनके पास स्पीड है, एक्सेलरेशन है, जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है, तो वो भी इक्वल फोर्स लगा रहे। तो एप्पल भी तो फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन उसके पास वेलोसिटी नहीं थी, रुका हुआ था, इसीलिए वो गिर गया। बाकी लोग घूम रहे ना, अर्थ घूम रहा है, मून घूम रहा है, तो इसकी वजह से गिरते नहीं है। मून जो घूम रहा है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूम रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो लोग जो वेलोसिटी है वो लोगों को गिरने नहीं देती है। तो हम लोग बात करते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे वो चीजों को अट्रैक्ट करता है, और चीजों को अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटेशन को हम लोग एक प्यारा सा नाम दे दिए, ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब हम पता करेंगे। तो सबसे पहले फोर्स की बात करते कि अर्थ ने उसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, वो होगा Gm1m2/r²। उसने उसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब आपने बोला दोनों इक्वल फोर्स लगाते हैं, इसीलिए एक दूसरे की तरफ खींचते नहीं है, ठीक है। तो अभी भी सवाल है कि आपको कि एप्पल क्यों खींच गया, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी नहीं थी इसलिए खींच गया, ठीक है। तो दोनों फोर्स इक्वल लगा रहे, तो इसका मतलब Gm1m2/r² विल बी इक्वल टू ma। m कट गया, ठीक है। इसको मैं कैपिटल M और छोटा m लेता हूँ, क्योंकि एक मास तो उसी का है। इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है m1 कौन है, m1 तो अर्थ का खुद का मास है। m2 कौन है, m2 वो ऑब्जेक्ट है जिसको भी वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो m2 सेम था तो ये कट गया। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया Gm/r²। अब इसके ऊपर आपको बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं। एक्सेलरेशन को हम लोग G से डिनोट करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को। तो G इज इक्वल टू Gm/r² हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको कई सारे क्वेश्चंस आए हैं
टेक्स्ट बुक में है और एक बोर्ड में भी आया था, दोनों में आपको कराता हूँ। ठीक है, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वेरिएशंस कैसे आते हैं वैल्यू ऑफ जी में। ये डेरिवेशन था, हो सकता है आपको करने के लिए आ जाए, तो इसको बढ़िया से आप लोग समझ लें। क्या था, दोनों ने फोर्स लगाया, इक्वल फोर्स था तो बराबर हो गया। यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1 and 2। एक्सेलरेशन कटा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई gm/r²। ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हुआ तो जी बोलते हैं, बात खत्म। ठीक है, एक और खास बात, अर्थ का ग्रेविटी का वैल्यू होता है 9.77 पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कैसे, जी की जगह आप जी की वैल्यू रखिए, मास ऑफ अर्थ रखिए, रेडियस ऑफ अर्थ रखिए, सॉरी डिस्टेंस ऑफ अर्थ रखिए, कितनी होगी, रेडियस की जितनी होगी 6.4 इंटू 10⁻⁶। सॉल्व करेंगे तो 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो खुद से प्रैक्टिकली भी सॉल्व करके पता कर सकते हैं, उससे आपके इंडाइसेस की थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं वेरिएशंस। चलिए तो हम लोग पहले देखते हैं सरफेस। देखो चेंजेस कैसे होते हैं, चेंजेस 3 से हो सकते हैं, एक सरफेस पे, एक हाइट से और एक डेप्थ से। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं सरफेस पे कैसे चेंजेस आते हैं। इससे पहले आप लोग 2 वैल्यू याद रख लीजिए, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जी, हाईएस्ट या फिर लार्जेस्ट आप लोग बोल सकते हैं, और एक स्मॉलेस्ट। ये कितनी है, 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कहाँ रहती है, पोल्स पे। ये कहाँ रहता है, इक्वेटर, 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही 9.977 वाला ही है। ठीक है, तो चेंजेस आते कैसे, हम लोग जानते हैं अर्थ हम लोगों का परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है। ठीक है, अर्थ कैसा है, सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, परफेक्टली ओवल जैसा है। तो सपोज हम लोगों की जो डिस्टेंस है, अगर हम लोग डिस्टेंस यहाँ से मेजर करें तो ये ज्यादा हो जा रही है, डिस्टेंस यहाँ से मेजर करें कम हो जा रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, फॉर्मूला क्या था जी का, gm/r²। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी जी की वैल्यू घटेगी, जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगी जी की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि नीचे है ना, अगर मास बढ़ेगा तो जी भी घटेगा, बट ये नीचे है तो ये बढ़ेगा तो ये घटना पड़ेगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू देखो, अर्थ परफेक्टली स्फेरिकल है नहीं, तो आप यहाँ है, अब यहाँ डिस्टेंस ज्यादा पड़ रही है तो जी की वैल्यू घटेगी। अब आप यहाँ से देखो तो कम पड़ रही है तो जी की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे ही होता है हम लोग का। हम लोग हाइट से देखते हैं, तो हाइट का आप लोगों को याद रखना है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, हाइट इंक्रीज होगी तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, जी विल डिक्रीज। ये कोडवर्ड बस आप लोग याद रखें ताकि एग्जाम में आप लोग ओन वर्ड्स में लिख सके। इफ द हाइट इज इंक्रीज देन द जी विल डिक्रीज। ठीक है, डेप्थ की बात कर ले, जितना ज्यादा आप डेप्थ में जाओगे उतना ज्यादा जी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, डेप्थ इंक्रीज जी विल डिक्रीज। ठीक है, अगर आपका डेप्थ बढ़ता है तो जी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। और अगर एकदम डेप्थ में आप बीच में चले गए तो बीच में अर्थ का जो मास है वो 0 माना जाता है, और अगर मास का वैल्यू 0 है तो जी का वैल्यू 0 होगा, जिसकी वजह से आपका वेट भी 0 होगा, क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है mg। जी 0 है तो मास कितना भी रहने दो, वेट तो 0 हो ही जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी जी की वैल्यू कम होती जाती है, इससे आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मास कितना हो जाता है सेंटर पे, 0, जिसकी वजह से जी भी हो जाता है 0, तो वेट भी हो जाता है 0। तो आपको क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जी की वैल्यू सेंटर पे 0 क्यों होती है, क्योंकि जी का फॉर्मूला होता है gm/r², और अगर हम लोग जो मास अंडर कंसिडरेशन है सेंटर ऑफ द अर्थ पे वो है 0, तो जी इंटू 0 हो गया, तो जी इंटू 0/r², ये तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है। चलिए तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक है, 2019 में भी एक न्यूमेरिकल आया था, वो न्यूमेरिकल कैन यू टेल में से आया था। ठीक है, खैर मैंने तो सुना है कैन यू टेल रिड्यूस्ड है, बट फिर भी देखते, दोनों क्वेश्चन एक जैसा है, जो एक्सरसाइज में वो भी ऐसा ही है ना, इसीलिए जो कैन यू टेल यूज योर ब्रेन पावर, ये क्वेश्चन पहले से ही हम लोगों को कहा जाता था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन लोगों को हम अच्छे से रीड करके रखते थे, तो इससे काफी फायदा होता था। कई सारे क्वेश्चन वहीं से उठा के पूछ लेते हैं, है ना। तो एक्सरसाइज में अगर ये क्वेश्चन नहीं दिया होता तो वो क्वेश्चन तो फिर आपको फंसा देता, है ना। अच्छा वो एक्सरसाइज में दिया था, क्या क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ अ प्लेनेट ए मतलब RA इज मतलब इक्वल हाफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट बी, मतलब 2 प्लेनेट है, एक प्लेनेट ए एक प्लेनेट बी। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिखो, उसके बाद बोला है इफ द मास ऑफ ए इज ma। ठीक है, अगर मास ऑफ ए प्लेनेट ma है और साथ ही में कितना मास बी का रहना चाहिए। ठीक है, मतलब कितना मास बी का रहना चाहिए, डबल ट्रिपल आधा कितना रहना चाहिए कि जो जी की वैल्यू है वो आधी हो जाए प्लेनेट जीबी से। वही लिखा है ना, दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज मतलब इक्वल हाफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन ए, मतलब ऐसा, ये इक्वेशन बना आपका।
अब इसको आप अगर अपॉन में लिखना चाहेंगे, आरबी को नीचे लेकर जाओ, आर ए अपॉन आरबी हो जाएगा 1/2, और जी ए को नीचे लेकर जाओ तो जीबी अपॉन जी ए हो जाएगा 1/2। अब 2 फाइंड करते हैं। फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है एम ए कितना रहना चाहिए। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ बिकॉज 2 फाइंड हम लोग यहाँ लिखते हैं। अब फॉर्मूला क्या लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है G इज इक्वल टू GM/R², करेक्ट। ठीक है, तो दोनों प्लेनेट के लिए आप लगाएंगे ना, तो G ऑफ A इज इक्वल टू GMA अपॉन RA²। आप बोलोगे GA क्यों नहीं लिखे, अरे ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हर प्लेनेट पे उतना ही रहेगा। GB कितना रहेगा भाई, GMB अपॉन RB²। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, क्यों, ताकि जी कट जाए, है ना। तो GA डिवाइड बाय GB इज इक्वल टू GMA अपॉन RA का स्क्वायर डिवाइड बाय GMB अपॉन RB का स्क्वायर। ठीक है, मैंने जानबूझ के डायरेक्टली नहीं लिखा है, डिवाइड में करके लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि उल्टा सीधा क्यों लिख दिए। तो रेशनल नंबर जब भी डिवाइड में होता है तो वो मल्टीप्लाई में होने के बाद उल्टा हो जाता है, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो RB² अपॉन GMB ऐसा हो गया, जी कट गया। GA अपॉन GB कितना दिया है, GB अपॉन GA दिया 1/2, तो GA अपॉन GB क्या हो जाएगा 2/1, है ना। सो दिस विल बी 2 के बाद ये हो जाएगा MA के साथ MB ले लो तो MA अपॉन MB, RB के साथ RA ले लो तो RB अपॉन RA का स्क्वायर। अब RB अपॉन RA कितना होगा, RA अपॉन RB 1/2 है, तो RB अपॉन RA 2/1 होगा। तो 2 इज इक्वल टू MA/MB इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2, ये एक 2 कट गया, चलो ऐसे नहीं करता वरना बोलोगे क्या कर दिए। तो 2 इज इक्वल टू MB देखो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर दो MB। ठीक है, तो 2MB इज इक्वल टू MA इंटू 4। अब MB अपॉन MA हो जाएगा 4/2, तो 2 2 जा 4, तो MB की वैल्यू आ जाएगी 2MA, है ना। हमें MB तो पता करना था। इफ द मास ऑफ A इज MA, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ मास B, ना मास ऑफ B पता करना था, दैट इज 2MA। जो प्लेनेट A है उससे डबल रहना चाहिए। हो सकता है आपको यहाँ पे डाउट आया हो, मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो हुआ कैसे। ये 2 था, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, MA अपॉन MB लिखा है, तो 2 इज इक्वल टू MA अपॉन MB इंटू 4 किया, इतना समझा। हम लोगों ने अपॉन में 1 लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो 2MB इज इक्वल टू 4MA। अब अपॉन में लिखा तो MB अपॉन MA, ये अपॉन में हो गया 4/2, 2 हो गया कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो MB विल बी इक्वल टू 2MA। दैट्स इट, हो गया। नेक्स्ट वाला एक और आपका जो बोर्ड में आया था वो क्वेश्चन था G की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, मतलब उसमें आपको G फाइंड करना था अगर मास डबल है और रेडियस आधा है। ठीक है, अगर मास डबल है मतलब MA का मास 2MB है और रेडियस आधा है, ठीक है, RA जो है वो हाफ ऑफ RB है। ये AB क्या है, A असली अर्थ है और B दूसरा अर्थ है। ठीक है, मतलब कि इसमें बोला है अर्थ का रेडियस बढ़ा दिया जाए, अर्थ का मास घटा दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको G का वैल्यू पता करना था। सेम आप इसी इक्वेशन में रखिए, इसको फाइंड करिए और कमेंट करके बताइए आपका आंसर क्या आया। 8 गुना आएगा, ठीक है, कमेंट करो। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं मास और वेट के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या होता है मास, क्या होता है वेट। मत बोलना कि मास रेड्यूस है, मुझे भी पता है, बट दिस इज फॉर नेक्स्ट ईयर्स स्टूडेंट्स। ओके, सो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर। ये क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर कितना मैटर भरा हुआ है, क्या क्या भरा हुआ है, वो सब होता है मास। आप बोलते हो मैं वजन कराने गया था, मेरा वेट 40 kg है, नहीं, वो आपका वेट नहीं है, दैट इज योर मास, वो आपका मास है। ठीक है, वेट क्या होता है, वेट इज अ फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। वेट इज अ फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ कितने फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसको उसका वेट बोलते हैं। तो वेट प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहता है। ठीक है, प्लेस टू प्लेस मतलब आपने अगर जगह बदली तो आपका वेट भी चेंज होगा, वेट विल चेंज। बट जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे आप अर्थ से मार्स पर गए तो आपकी 2-3 हड्डी गायब नहीं हो जाएगी, है ना। जितना मैटर आपके पास है उतना ही मैटर वहां पे भी रहेगा। ठीक है, भले चश्मा ना पहन के जाओ बाकी सब आपकी बॉडी में जो मास है वो भी तो उतना ही रहेगा वहां पे भी, खाली वेट आपका चेंज होगा, मास कभी नहीं चेंज होगा। ठीक है, वेट क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। बट यहाँ पे अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ग्रेविटी, धरती माँ, है ना। तो वेट का फॉर्मूला होता है mg, अच्छे से याद कर लो। मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपका जो भी मास है, सपोज योर मास इज 40, ग्रेविटी की वैल्यू 10, तो आपका वेट है 400 न्यूटन। ओके,
ऐसे सब लोग अपना वेट निकालो, कमेंट मत करना, ठीक है। मास होता है स्केलर क्वांटिटी। कुछ लोगों को देखो स्केलर वेक्टर अभी नहीं समझता है, नेक्स्ट ईयर आपको बहुत ही डीप में समझाया जाएगा स्केलर वेक्टर होता क्या है। अगर ठीक है, सो एसआई यूनिट होती है इसकी केजी, सीजीएस यूनिट होती है इसकी ग्राम। ये डिफरेंस बिटवीन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एसआई होता है न्यूटन, सीजीएस होता है डायन, ठीक है, डायन नहीं डायन। सो स्केलर वेक्टर क्या होता है? स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग आसानी से मेजर भी कर सकते हैं और उसको आसानी से ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट बोल सकते हो स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, चाहे जो डायरेक्शन में हो, ठीक है। बट वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और इसको हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट इजिली नहीं कर सकते, ठीक है। अभी शॉर्ट में समझ सकते हो। तो ये मास और वेट हो गया आपका, तो इसको बढ़िया से आप लोग समझ लीजिए। अब हम लोग देखते हैं फ्री फॉल क्या होता है, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करते हैं। आइए अब समझते हैं फ्री फॉल क्या होता है, ठीक है। फ्री फॉल का सीधा सीधा ये मतलब होता है कि वहां पे सिर्फ अर्थ की फोर्स लगेगी, अर्थ के ग्रेविटी की फोर्स लगेगी, उसके अलावा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो मतलब वो फ्रीली फॉल हो रहा है, ना उसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ना आप फोर्स लगा रहे हैं, ना कोई और, सिर्फ अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसको फ्री फॉल बोलते हैं। इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट falls under the influence of, देखो रटने की जरूरत नहीं है, बुला दिया आपने। When an object falls under the influence of Earth's gravity alone, then its motion is called as free fall। उसका जो भी मोशन होता है उस टाइम उसको बोलते हैं हम लोग फ्री फॉल, ठीक है। सपोज ये मार्कर है मेरा, ये नया, ये मैं गिराता हूँ, ये मार्कर को मैंने ऐसा छोड़ दिया तो ये फ्री फॉल में गिरा, है ना। अगर मैंने इसको ऐसा जोर से पटका होता तो ये फ्री फॉल नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर मैंने भी फोर्स लगाया है। बट अगर मैं इसको ऐसा पकड़ू और ऐसा बस छोड़ दूं तो ये फ्री फॉल होगा, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में एक लिंक दी गई है, देखो आप अगर किसी हाथी को गिराओ और एक साइड आप किसी का पंख तोड़ लो, मुर्गी उर्गी का, फिर उसको गिराओ, कबूतर वबूतर का पंख आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। उसको गिराओ तो जब हाथी गिरेगा तो वो हाथी तुरंत गिर जाएगा, पंख को देखोगे टाइम लगेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। जैसे ये डस्टर, ये कपड़ा मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया है, आप लोग अपना रुमाल ले सकते हैं। मैं कपड़ा और मार्कर दोनों को गिरा रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं पहले कौन गिरता है, रिव्यू करेंगे आराम से। तो सेम जगह पर है, सेम पोजीशन पर है, बल्कि कपड़ा नीचे गिरा रहा हूँ, ओके, ठीक है। तो ये होता कि वह देखो आप लोगों ने बोला कि आपने कोई फोर्स तो लगाया नहीं, ये तो फ्री फॉल हुआ, ठीक है। मतलब मार्कर भी ऐसे ही गिराया और कपड़ा भी ऐसे ही गिराया, तो सेम टाइम पे क्यों नहीं गिरा, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, और अगर इसको समझ लेते हो तो कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाओगे तो ही बेटर समझेगा। होता क्या है, जब रुमाल वगैरह नीचे गिरता है तो हवा के साथ, एयर के साथ फ्रिक्शन बनाता है, ठीक है। मतलब एयर का फोर्स लगता है उसके ऊपर और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बॉयंट फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से वो फ्रीली नहीं गिर पाता है, फ्री फॉल नहीं हो पाता है। और अगर हम बात करें हाथी की या हम लोग मार्कर की बात कर ले, तो मार्कर वगैरह कैसे काफी मैसिव है, काफी ज्यादा मास है इनके पास, तो ये हवा के फ्रिक्शन को काटते हुए नीचे गिर जाते हैं, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एयरप्लेन वगैरह, एरोप्लेन में देखो आगे ऐसा ऐसा बना रहता है ना। ये ऐसा क्यों बना रहता है, प्लेन ऐसी क्यों नहीं रहती, ऐसी, क्योंकि ये अगर ऐसी रहेगी तो हवा उसको रोकेगा, बट वो अगर ऐसा है तो वो हवा को काटती हुई आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो हवा के साथ फ्रिक्शन ना बने तभी फ्री फॉल पॉसिबल है। आपके टेक्स्ट बुक में 11th पेज पे लास्ट में एक लिंक दी गई, उसमें आप देखेंगे तो उन्होंने क्या किया है, पूरी हवा निकाल दी है, वैक्यूम बना दिया। वैक्यूम मतलब कुछ नहीं है, हवा कुछ नहीं है, ठीक है। और फिर वहां पे एक बॉल को गिराया और एक फीडर को गिराया और देखा दोनों सेम टाइम पे गिरे, फ्री फॉल हुआ वहां। तो यहाँ पे फ्री फॉल पॉसिबल नहीं है, मैं हूँ आप है, जहाँ पे भी हम लोग हैं वहाँ फ्री फॉल पॉसिबल नहीं है। इवन ये मार्कर भी फ्री फॉल में नहीं गिर रहा है, कोई सुसाइड करता है तो वो भी फ्री फॉल में नहीं गिरता है, ठीक है। एक ग्रेविटेशनल वेव है। ग्रेविटेशनल वेव्स होते क्या है कि इनको हम लोग डिटेक्ट भी नहीं करते, बहुत वीक वेव होते हैं। कभी अगर पानी में आप पत्थर मारोगे तो वहां पे पानी के अंदर वो ग्रेविटेशनल वेव्स आ जाती है, उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बट सर आइंस्टाइन ने उसको डिटेक्ट किया था, ठीक है। उन्हीं के बारे में यहाँ पे दिया, ठीक है। तो फ्री फॉल मतलब ज्यादा सोचो मत, छोड़ो, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। फ्री फॉल मतलब वो जो जिसके ऊपर किसी और का फोर्स न लगे, सिर्फ उसके ऊपर अर्थ का फोर्स लगे। तो अर्थ का फोर्स लग रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रहा होगा, तो मतलब यहाँ पे न्यूटन के इक्वेशन आ जाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इन सभी टर्म्स को मैं आपको समझाता हूँ, हालांकि 9th में आपको समझाया गया था पर आप शायद सो रहे थे। लीव इट जाग जाओ, अब मत सुना। v होती है फाइनल वेलोसिटी, v होती है फाइनल वेलोसिटी, v होती है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, t होता है टाइम, s होता है डिस्प्लेसमेंट, या फिर कभी कभी आप इसको हाइट भी बोल सकते हो, है ना। जैसे किसी न्यूमेरिकल में हाइट दिया गया तो समझ जाना वो डिस्प्लेसमेंट है। और क्या बचा, a होता है एक्सेलरेशन, सबको समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। खैर डिस्प्लेसमेंट में आपको डिटेल में जानना नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इतना समझ लो कि ये मिनिमम डिस्टेंस होता है। सपोज एक ऑब्जेक्ट ने ऐसे ट्रेवल किया फिर ऐसे ट्रेवल किया, ठीक है, तो वो ये पॉइंट से ये पॉइंट पर गया ना, ये जो उसने एक्चुअल पार्ट ट्रेवल किया उसको बोलेंगे डिस्टेंस, बट मिनिमम डिस्टेंस ये है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस साल आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं कि जिसमें आपको इतना डीप जाना पड़े, तो इसीलिए हम लोग नॉर्मली करते हैं। v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी या फाइनल इनिशियल क्या है। सपोज ये मेरा मार्कर है, काफी मदद कर रहा है आज ये मेरा, तो मैं इस मार्कर को उड़ा रहा हूँ, पॉज करो, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर रुके तुरंत पॉज करो। तो ये नीचे क्यों आया, मैं देखो क्या हुआ, हो सकता है आप ना समझ पाओ। मार्कर ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो एक पॉइंट ऐसा आया होगा जहां पे ये रुका होगा, है ना। ऐसा थोड़ी ना होता है आप ऐसा भाग रहे हो तो भागते भागते थोड़ी ना पीछे आने लगोगे, एक पॉइंट पे रुकोगे फिर पीछे आओगे, है ना। सपोज आप ऐसे ऐसे भाग रहे हो, भागते भागते थोड़ी ना पीछे आ जाओगे, एक पॉइंट पे रुकोगे तब पीछे कदम बढ़ाओगे, है ना। तो मार्कर भी ऐसे ऊपर गया, एक पॉइंट पे रुका होगा, तो जिस पॉइंट पे वो रुका ऊपर जाके उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, और जहां से आपने थ्रो किया उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। जिस पॉइंट से आपने थ्रो किया वो इनिशियल वेलोसिटी, जो पॉइंट पर वो रुका वो फाइनल वेलोसिटी, तो ऊपर जाके रुक गया, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं जब ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, जब ऊपर फेंका जाए तब का मैं बता रहा हूं, अभी डाउनवर्ड का देखेंगे, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया तो अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, बट वो उसके फोर्स को काटते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब अर्थ का फोर्स और उसका फोर्स बराबर हो जाएगा तो वो वहां पे रुक जाएगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाए, अगर नहीं समझ में रहा है तो नोट करके लिख लो, जब भी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, तो इसके बारे में 3 पॉइंट लिख लो कि फाइनल वेलोसिटी 0 होता है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होता है, एक्सेलरेशन -g होता है, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन उसको काटता हुआ जा रहा है ना, अब ग्रेविटी उसको खींच रही है बट उसको देख ही नहीं रहा है, वो नजरअंदाज कर रहा है, चले जा रहा है। तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होता है जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका गया, नोट करके रख लो, ठीक है। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जाके रुका ना एक पॉइंट पे, नीचे से तो हम लोगों ने वेलोसिटी से फेंका, ऐसा मैंने फेंका है ना, ऐसा मैंने फेंका, तो ये इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ के जो रुका वो फाइनल वेलोसिटी है। अब हम लोग देखते हैं जब ऑब्जेक्ट नीचे फेंका गया, ठीक है, नीचे फेंका गया मतलब फ्री फॉल, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। तो फ्री फॉल में जब वो है तो यहाँ पे वो रुका हुआ है, अब नीचे गिरते समय उसके पास वेलोसिटी है, तो मतलब जहां पे वो रुका हुआ था, ठीक है, यहाँ पे वो रुका हुआ था, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी अब हो गई, इनिशियल मतलब u, जहां पे वो आ गया उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, दैट इज v। अब की बार कौन 0 होगा, u 0 होगा, क्योंकि वो वहां पे रुका हुआ था, सो मतलब u 0 होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, +g होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि अर्थ के पास आ रहा है, ऐसा भी याद रख सकते हो कि धरती माँ को छोड़ के जा रहे हैं तो नेगेटिव, धरती माँ के पास आ रहे हैं तो पॉजिटिव, ठीक है, सीधी बात है। तो ये 2 चीजें आपको नोट करके रखनी है ताकि आपको न्यूमेरिकल आ जाए। अच्छा, अब इसमें मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूँ फ्री फॉल के लिए अगर मुझे लगाना हो। कैसे, u देखो, u हमने देखा 0 है, ठीक है, तो मतलब v इज इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन ग्रेविटी कर रही है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो gt, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू gt। वैसे ही u 0 है तो u 0 इंटू टी, वो भी 0 हो जाएगा, a की जगह g लिख दो, तो s इज इक्वल टू हाफ gt², ये नया तैयार हो जाएगा। तीसरा वाला u 0 है, a की जगह g लिख दो, तो v² इज इक्वल टू 2gs, खत्म, ठीक है। ऐसे इसको करते। तो अब हम लोग इसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते, फिर हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, दैट इज स्केप वेलोसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके लिए जिनको समझ में नहीं आता है फाइनल क्या इनिशियल क्या है, डायरेक्टली इसको नोट करके रख लो न्यूमेरिकल के लिए। एक और बार बता देता हूँ, जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका गया तो नीचे कुछ ना कुछ वेलोसिटी से फेंका गया, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, सपोज x है, लेकिन ऊपर जाके वो एक पॉइंट पे रुका, जैसे ये मार्कर मैंने फेंका, पॉज करोगे तो वहां पे एक पॉइंट पे वो रुका था, तो ये तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इसीलिए फाइनल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि एक पॉइंट पे वो रुक जाता है। नीचे आते समय क्या हुआ, आपने उसको पकड़ के रखा था, जब आपने छोड़ा तो उस समय तो 0 था ना, शुरुआत में तो वो 0 ही था, बाद में ग्रेविटी ने उसको ऊपर एक्सेलरेशन किया तब उसके अंदर वेलोसिटी आई। एक्सेलरेशन नहीं करोगे तो वेलोसिटी कैसे आएगी, है ना।
तो जब आपने ऊपर से छोड़ा तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई, फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेगी। अर्थ के पास आ रहा था तो पॉजिटिव, अर्थ से दूर भाग रहा था तो नेगेटिव। ठीक है, दोनों की काइनेमेटिकल इक्वेशंस भी लिख लो। देखो एक लगाओगे तो भी चलेगा, है ना। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बाद में मॉडिफिकेशन कर सकते हो, यू की जगह 0, ए की जगह g रख के, बट आप ये बेसिक याद कर लो तो वो तो हो ही जाएगा। ठीक है, थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। सब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल वाला आप करेंगे, एक्सरसाइज वाला मैं करूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आप छाप भी सकते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला एक ऑब्जेक्ट को 5 सेकंड लगते हैं ग्राउंड से 5 मीटर। ठीक है, तो मैंने बोला था आपको जब भी हाइट दे दे समझ लेना वो डिस्प्लेसमेंट है। तो टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड, हाइट कितनी है 5 मीटर, तो एस कितना है 5 मीटर। पता क्या करना है, वैल्यू ऑफ जी कितनी रहेगी उस प्लेनेट पे। ठीक है, मतलब जी कितना रहेगा वो प्लेनेट पे, वो हमें पता करना है। अब कुछ होशियार बच्चे इसमें जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर लगाने लगेंगे, बट भाई पहले उस प्लेनेट का मास और रेडियस तो मालूम रहना चाहिए, डिस्टेंस तो मालूम रहना चाहिए। नहीं मालूम है ना, सो वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला। ओके, तो हम g इज इक्वल टू इसमें से कोई यूज करेंगे। आप बोलोगे इसमें g कैसे आया, अरे भाई इसमें रखो ना, a की जगह g रख दो। a की जगह g रखोगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। अब दिखा g। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में क्या बोला है, ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड रीच कर रहा है मतलब वो फ्री फॉल में है। फ्री फॉल में तो u तो नेगेटिव, u तो 0 हो गया, तो मतलब ये सब क्वांटिटी हट गई। ठीक है, तो फ्री फॉल वाला फॉर्मूला यहाँ पे आप लोग लगा सकते हो। फ्री फॉल का फॉर्मूला v इज इक्वल टू जी टी, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। ठीक है, नहीं भी मालूम है तो आप बना सकते हो, u की जगह 0 रखो, a की जगह g रखो। ठीक है, इस फॉर्मूले से, ये सबसे बेसिक वाला है, बेसिक। तो फाइंड क्या करना है, g फाइंड करना है। सॉल्यूशन करता हूँ डायरेक्ट, टाइम पास नहीं। ठीक है, तो कौन सा आप लोग यूज करें, हमारे पास टाइम है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों के पास g की वैल्यू नहीं मालूम है, g तो पता करना है, v भी नहीं मालूम है, खाली टाइम से क्या कर लोगे, ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि एस जी मालूम है, टी निकल जाएगा। ये 2gs, v नहीं मालूम है, तो मतलब सेकंड वाला लगेगा। सेकंड वाला एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, एस कितना है 5 है। तो कैमरा स्टॉप हो गया था, सॉरी फॉर दैट, मोबाइल में स्टोरेज फुल हो गया अभी। ठीक है, काफी देर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो और क्या होगा। 5 इज इक्वल टू हाफ, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 10, 25g हो गया। ऐसे आ गया आंसर। आपको आपके मन में डाउट आता होगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे पता चलेगा। एक बार देखो तो सही क्या दिया है, क्या फाइंड करना है, उसी के हिसाब से पता चलेगा। पहला लगा नहीं सकते थे, वी नहीं मालूम है। तीसरा लगा नहीं सकते थे, वी नहीं मालूम है। दूसरा लगाएंगे क्योंकि एस जी मालूम है, टी निकालना है, निकल जाएगा। ठीक है, एस टी मालूम है, जी निकालना है, निकल जाएगा। खैर आप लोग ये भी लगा के निकाल सकते थे। क्या करना रहता, u की जगह 0, a की जगह g पुट करना रहता। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से ये नोट करके लिख लो। हम लोग एक और न्यूमेरिकल करते हैं। एक सॉरी, मैंने मास और वेट वाला न्यूमेरिकल आपको नहीं कराया, तो अभी करा देता हूं मैं। एक ऑब्जेक्ट का मास और वेट अर्थ पे 5 kg और 49 न्यूटन है। ठीक है, तो मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, मास हमेशा कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब उस प्लेनेट पे भी उसका मास 5 kg ही होगा। ठीक है, अब बोला है अगर मून पर, उस प्लेनेट मतलब वो मून की बात कर रहा है, मून पे अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू अर्थ से 1/6 है, इसको मुझे रफ करना होगा। ठीक है, तो हमें उसका मास मून पर निकालना है, सॉरी वेट मून पर निकालना है, क्योंकि मास तो हर जगह कांस्टेंट है। तो डायरेक्टली लिखो मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, देयरफॉर मास इज 5 kg ऑन द मून। तो मून पर जी की वैल्यू कितनी है, मून पर अर्थ से 6 गुना कम है, तो अर्थ की कितनी भाई 9.8, काटोगे तो आएगा 1.6333 समथिंग। ठीक है, वेट का फॉर्मूला होता है mg, m कितना है 5, g कितना है 1.633, वैल्यू आ जाएगी 8.17 न्यूटन। ठीक है, मैं डायरेक्टली आंसर निकाल रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर लेना, यही मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग करते हैं 4th और 5th न्यूमेरिकल, उसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट खत्म, सिर्फ थ्योरी है और इसके वेलोसिटी का छोटा सा कॉन्सेप्ट। चलिए, दोनों न्यूमेरिकल इसी पर है। तो पहले डी वाले में बोले एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया, तो इसको याद करो, ऊपर फेंका गया तो v0, a आएगा। चलिए, तो डी वाले में क्या बोला है, हाइट 500 मीटर रीच की, तो हाइट मैंने बोला देखते ही समझ जाना, डिस्प्लेसमेंट दिया है 500 मीटर। उसके बाद बोला कितनी देर में वो नीचे आएगा। ठीक है, अगर g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अगर g 10 है तो एक्सेलरेशन -10 होगा, ऊपर जा रहा है -g। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें t करना है। तो फॉर्मूला देखो, आप बताओ कौन सा लगेगा। एक्सेलरेशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, आपको t फाइंड करना है। एक्सेलरेशन दिया है, g दिया है, a दिया है, सॉरी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट तो इन दोनों में है। डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, टाइम फाइंड करना है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ होगी, तो b वाला तो लग नहीं सकता इसमें, तो v पहले हम लोगों को शायद फाइंड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि v अगर हम लोगों को मिला, सॉरी u अगर हम लोगों को मिला तो उसको हम लोग इसमें पुट करके, फर्स्ट वाले में पुट करके निकाल सकते हैं। तो
थर्ड वाले से हम लोगों को करना होगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ऊपर जा रहा है तो v तो 0 होगा, यू स्क्वायर तो यू स्क्वायर है, a कितना है -10, 2 इंटू -10, s कितना है 500, यू स्क्वायर को इधर खींच लो तो माइनस यू स्क्वायर, 2 5 जा 10, 10 10 जा 100, ये आपका 10,000 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस कैंसल, इस पे रूट ले लो। ठीक है, 10,000 पे अगर रूट ले लोगे तो u की वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर पर सेकंड। अब u अगर 100 आ गया तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 में पुट करके टाइम निकाल लो, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। 100 ये तो 0 है, एक्सेलरेशन कितना है 10, टाइम कितना है पता नहीं, ये तो माइनस में रहेगा ना, -10 मैंने बताया ना यहाँ पे माइनस, तो इसको यहाँ लेकर आओ तो -100 इज इक्वल टू -10t, माइनस माइनस कट गया, 0 0 कट गया, t की वैल्यू आ गई 10 सेकंड। लेकिन ये 10 सेकंड ऊपर जाते वक्त लगा है, नीचे आते वक्त भी 10 सेकंड लगा होगा। ठीक है, देयरफॉर टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 10 + 10 दैट इज 20 सेकंड। ऐसे करते हैं, इसको कर लो, फिर हम लोग करते ई वाला। चलिए, तो ई वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक टेबल है जहां से एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है, फ्री फॉल वाला इक्वेशन लगेगा, v इज इक्वल टू जी टी, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gS। ये लगाओगे तो भी चलेगा, इससे भी आंसर करेक्ट आएगा। u की जगह 0 रख देना, a की जगह g कर देना। ठीक है, इसी से कर लेते। चलो, बॉल यहाँ से गिर रही है, गिरने में लग रहा है 1 सेकंड, और टेबल कितना भाई, टेबल की हाइट हमें पता करनी है, और g आपको बोला है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करने। ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो u 0 होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो g दिया है, t दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि टेबल की हाइट कितनी होगी। टेबल की हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो s या s कौन सा लगाएं, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, बी वाला दिख रहा है तो s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, या मैंने बोला मैं इससे कराता हूँ तो इससे करा देता हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना रहेगा 0, 0 इंटू टी प्लस हाफ, ए कितना रहेगा भाई 10, टी कितना रहेगा, टी 1 है। ठीक है, 1 का स्क्वायर, अब 0 टी जा 0 हो गया, हाफ 5 जा कट गया, 5 1 जा 5 ही हो गया, तो 5 आ गया ना डायरेक्टली। तो टेबल कितना ऊंचा है, 5 मीटर ऊंचा है। ठीक है, चलो और क्या पूछा है, और पूछा है कि कैलकुलेट, हाँ, नीचे गिरते समय उसकी स्पीड कितनी रही होगी। ठीक है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है। फाइनल वेलोसिटी मतलब ये लगा दीजिए, तो v इज इक्वल टू जी कितना है, t कितना है 1, g कितना है 10, तो 10 मीटर पर सेकंड उसकी आ गई नीचे गिरते समय वाली वेलोसिटी। इजी है सब। तो अभी हम लोग करते हैं स्केप वेलोसिटी, उसका डेरिवेशन, और फिर हम लोगों का ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म होगा। फिर देखते हैं रिस्पॉन्स कैसा है, फिर उसके बेसिस पे मैं आगे के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आगे के चैप्टर्स लाऊंगा। चलिए, तो स्केप वेलोसिटी देखते हैं। तो पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दिया है कि होता कितना है, तो वो होता है -GMM/r, और अगर आप किसी हाइट पर है, ठीक है, मतलब अर्थ से थोड़ा ऊपर है आप, तो इसमें +h भी हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, हालांकि असली पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। ठीक है, लेकिन g की जगह GM/r पुट किया गया है, और फिर उसके बाद वो वाला m और फिर हाइट वगैरह। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, और काइनेटिक एनर्जी आप लोग जानते हैं हाफ mv² होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की इतनी है -GMM/r + h। ठीक है, कभी कभी h नहीं रहेगा जब आप लोग नॉर्मली रहेंगे, ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं रहेंगे। ठीक है, जब अर्थ से भी ऊपर आप जाएंगे तो उसमें हाइट को भी जोड़ दिया जाता है। जैसे अर्थ का डिस्टेंस कितना 6.4 इंटू 10⁶, उससे ऊपर गए तो उसमें प्लस करना पड़ेगा, है ना, 10th चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब बाइंडिंग एनर्जी, कितनी एनर्जी से अर्थ हमें बांध कर रखता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, जैसे मैं इस मार्कर को फेंकूं, फिर से फेंकूं, फिर से फेंकूं, लेकिन ये दूर नहीं जा रहा है ना, मतलब मेरे पास इतनी पावर है कि इस मार्कर को मैं एकदम ऊपर फेंक सकता हूँ कि वहां से टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाए मेरे पास। जैसे आप ग्राउंड में गए, बॉल को फेंके, तो आपके मन में कभी सवाल नहीं आया कि क्या मेरे पास इतनी पावर है कि मैं बॉल को ऐसा फेंक दूं स्पेस के पार चली जाए। ठीक है, जैसे नोबिता को हम लोग देखते हैं, जब उसको ड्रीम पिलो मिला था तो उसमें उसने क्या किया था, सपने में उसने देखा था कि एक हाथ से उसने बेसबॉल से ऐसा मारा और बॉल स्पेस में चली गई। ठीक है, तो आखिर वो होता क्या है, स्केप वेलोसिटी, उसी से मैं रिलेट कर रहा हूँ। स्केप वेलोसिटी मतलब मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी, द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो मतलब मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी आपको कितना चाहिए, मतलब मिनिमम u आपको कितना चाहिए कि आप अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स रोक सके और दोबारा से अर्थ पे ना आए। ठीक है, जैसे एक बार आपने अगर अर्थ के पार आप चले गए तो उसके बाद अर्थ पे थोड़ी ना वापस आ पाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों को यहाँ पे एक g का वैल्यू दिखाया गया था कि
जो सबसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है उसकी हाइट जो 35,700 है, वहां से अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू 0.225 हो गई है। ठीक है, मतलब बहुत कम हो गई है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर चलता जाएगा उतनी उतनी कम होती जाएगी। जैसे सपोज आपने एक बॉल को इतना जोर से फेंक दिया कि वो स्पेस में चला गया, तो मतलब आपने उसके ऊपर मिनिमम जितनी इनिशियल वेलोसिटी चाहिए रहती है उतनी लगा दी, जिसके वजह से उसको अर्थ की एस्केप वेलोसिटी मिल गई। ठीक है, मतलब उसने एकदम आपकी वेलोसिटी उसको एकदम अर्थ के पार लेकर चली गई। तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी होती है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब आप अगर इतनी स्पीड से फेंकते हो कि वो 11 किलोमीटर कवर कर ले एक सेकंड में, सिर्फ एक सेकंड में 11 किलोमीटर, सोचो थोड़ा। अगर इतनी वेलोसिटी से आप फेंकते हो तो वो चीज अर्थ के पार चली जाएगी। इवन इससे ज्यादा, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, ज्यादातर सैटेलाइट वगैरह में 13-14 किलोमीटर पर सेकंड या फिर उससे भी ज्यादा की वैल्यू दी जाती है, ताकि कोई चांस न रहे उसका वापस आने का, है ना। तो एस्केप वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी जिससे हम लोग अर्थ के ग्रेविटेशन को पार कर सके या किसी भी प्लेनेट के ग्रेविटेशन को पार कर सके। ठीक है, और दोबारा से वहां ना आए। तो एस्केप वेलोसिटी मतलब अर्थ को छोड़कर भागने के लिए जितनी वेलोसिटी चाहिए वो वेलोसिटी। जैसे एक चोर है, चोर ने बैंक में चोरी की, पुलिस 1 सेकंड में आने वाली है, तो कितने तेजी से वो भागे कि पुलिस से वो बच जाए, तो वो उसकी एस्केप वेलोसिटी होगी। तो वैसे ही अर्थ से आप कितनी जोर से भागो, कितनी मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी से भागो कि आप अर्थ को पार कर जाओ और दोबारा वहां ना आ पाओ, दैट इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। अब हम लोग इसका छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं और फिर मैं आपको छोटे मोटे क्वेश्चन करा देता हूँ। चलिए, तो छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं हम लोग। डेरिवेशन तो ज्यादा आते हुए नहीं है, बट हम लोग करके रखते हैं ना। फर्स्ट ही चैप्टर में तो है सिर्फ 2 डेरिवेशन। 2 कैसे? अरे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 2 जगहों को अज्यूम करते हैं। पहली जगह सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, सरफेस पे बात करते हैं हम लोग, और दूसरी हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बात करते हैं। ठीक है, और टोटल एनर्जी हम लोग दोनों जगह निकालते हैं। पहले सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। ठीक है, 9th में भी हम लोग टोटल एनर्जी निकाला करते थे, याद है तो। इसमें पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और फिर टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा हाफ mv² ही रहेगी। ओह नो, व्हाई आई एम टेकिंग द रॉन्ग मार्कर। ओके, काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ mv²। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -gmm/r। मैंने क्या बोला? h तब लगेगा जब आप सरफेस से ऊपर जाओगे या फिर अर्थ को पार करोगे, तब h लगेगा। तो इसीलिए +h इसमें नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी हम सरफेस पे। ओके, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? ke + pe। इट मीन्स हाफ mv² प्लस -gmm/r। ये हो गई एनर्जी 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई? हाफ नहीं, यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी होगी 0। ठीक है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी वगैरह के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। सो काइनेटिक एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे 0 होती है, याद रख लो। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? -gmm/r। नहीं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो यहाँ लिखेंगे इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। कैसे? अरे भाई एक चीज याद रख लो, लाइफ भर काम आ जाएगी। 1/∞ की वैल्यू हमेशा 0 होती है। 1 की जगह कुछ भी रहने दो, अगर नीचे इन्फिनिटी आ गया तो उसकी वैल्यू 0 ही होनी है। बोलोगे कैसे? सपोज इन्फिनिटी की वैल्यू 1 है तो -gmm/1111111। ठीक है, अब इन्फिनिटी है, ये पता नहीं कहां तक जाएगा, रिपीट होता जाएगा। इतने बड़े नंबर से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू 0.000000000 जब थक जाना 1 लिख देना। ठीक है, तो इतना लंबा ये जाएगा तो उसको हम लोग 0 क्यों नहीं लिख लेते? तो दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज 0। तो इसमें टोटल एनर्जी क्या होगी? इसमें टोटल एनर्जी होगी 0। 0 + 0 0, तो मतलब E2 है 0। हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 9th में पढ़े थे। आप बोलोगे क्या 9th की बातें याद दिला रहे हो, पुरानी बातें। ठीक है, आज पढ़ लो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे यहाँ लाइट एनर्जी है, मेरे पास एनर्जी है। ठीक है, तो मेरे पास एनर्जी कहाँ आई? खाने से आई। फिर मेरी एनर्जी आपको पढ़ाने में जा रही है, हवाओं में जा रही है वो एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी कभी खत्म नहीं की जा सकती, बनाई भी नहीं जा सकती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस कन्वर्ट की जा सकती है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देखो हीट एनर्जी में कन्वर्ट की जा रही है लाइट जला के, है ना।
और बहुत सारी चीजें है। जैसे आप लोग मोबाइल चार्ज करते हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप लोग मैकेनिकल एनर्जी में करते हो, ठीक है। तो एनर्जी को हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ढाल तो सकते हैं, बट वो क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। तो मतलब जो एनर्जी यहाँ थी वो ही एनर्जी यहाँ भी रहेगी। E1 इज इक्वल टू E2 बाय कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ, उल्टा बोल दिया मैंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है हाफ mv स्क्वायर प्लस माइनस माइनस GMM अपॉन R विल बी इक्वल टू 0। अब इसको वहां भेज दो तो हाफ mv स्क्वायर विल बी इक्वल टू GMM अपॉन R। ये m कैंसल, v स्क्वायर यहाँ रहने दो, 2 वहां जाएगा तो ये हो जाएगा 2GM बाय R। स्क्वायर हटाने के लिए रूट ले लो तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2GM बाय R। अब कुछ लोगों की यहाँ नजर पड़ी, उन्होंने कहा हम इसको और सिंपल कर सकते हैं। उन्होंने बोला कैसे, इसको नंबर 1 ले लो, ठीक है। उन्होंने बोला हम लोग ऊपर नीचे R और R से मल्टीप्लाई कर देते, तो कर देते हैं। तो v इज इक्वल टू रूट G2GM R अपॉन R स्क्वायर। बोले इससे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, GM बाय R स्क्वायर किसकी वैल्यू है, G की वैल्यू है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 2GR, दैट इज इक्वेशन 2। दोनों में से आपको जैसे ही वैल्यूज दी है वैसे ही आप पुट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं और सॉल्व करके आंसर बताइए। जैसे आप अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 9.8, डिस्टेंस कितना 6.4 इंटू 10⁶। इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आपको इसके वेलोसिटी अर्थ की मिल जाएगी। अब मैं एक प्लेनेट की इसके वेलोसिटी आपको निकालने बोलता हूँ, ठीक है, जिसका डिस्टेंस है, एक सेकंड, समझदार हो, मून की इसके वेलोसिटी में निकालने बोल रहा हूँ। नहीं बता दिया, कुछ और बोलता हूँ। उस प्लेनेट की डिस्टेंस है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। उस प्लेनेट पे G की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वहां से भागने के लिए कितनी वेलोसिटी आपको चाहिए, चोरी करके वहां से भागने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए। वहां पे आपकी जितनी भी कंट्री है उतने मुल्कों की पुलिस आपके पीछे पड़ी है। अब आपको वहां से यहाँ आना है, कितनी वेलोसिटी से आप भागोगे ये आपको फाइंड करना है। आई नो 3.84 यहाँ से मैंने उठा लिया है, ये ऐसा कोई प्लेनेट है नहीं, बट मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, सॉल्व करके कमेंट करें। और अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग देखते हैं पहले कैसा रिस्पांस आता है इस वीडियो में। जैसा रिस्पांस रहेगा फिर उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अगर रिस्पांस नहीं दिखेगा तो इसका मतलब आपको कोई फायदा नहीं हो रहा इससे। सो आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट माई टाइम हियर। अगले लेक्चर में मिलेंगे, रिस्पांस अच्छा रहेगा तो हम लोग सीखेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। थैंक यू सो मच।